ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 146। फोन टूटा हुआ था लेकिन कॉल नहीं आई। लोकेश धनराज को यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा नंबर डायल किया लेकिन फोन से एक यांत्रिक उत्तर मिला, ये नंबर अब सेवा में नहीं है। आखिरी वक्त पर ही धोखा दे गया, ये बेकार फोन। उसे लगा कि शायद उसके फ़ोन में कोई दिक्कत है, इसलिए उसने अपने छोटे भाई का फ़ोन निकाला, लेकिन उसमें भी कोई नेटवर्क नहीं था। अब कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। 3 मिनट पहले तुम्हारी हवेली के पूरे संचार और नेटवर्क सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया है, अरुण कपूर ने शांति से कहा। क्या सच में अरुण कपूर अभी तक सिर्फ फ़ोन से खेल रहा था? बिल्कुल नहीं। उसने अपनी शीर्ष हैकर क्षमता का उपयोग कर यहाँ की सभी संचार सेवाओं को ब्लॉक कर दिया था। अब लोकेश धनराज के लिए किसी से संपर्क करना असंभव था। क्लिक। लोकेश धनराज के हाथ से फोन गिर गया और उसकी आंखों में निराशा झलकने लगी। सब खत्म हो गया, मैंने बुरी तरह से हार मान ली। आखिरी संघर्ष। बॉस, मैं आपकी मदद करता हूँ। अचानक अनिल पवार, जो लोकेश धनराज का सबसे ताकतवर लड़ाका था, अरुण कपूर पर घूंसा मारते हुए झपट पड़ा। बॉस, सावधान। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अरुण कपूर ने सिर्फ आंखों के इशारे से उन्हें रोक दिया। अच्छा हुआ ये सामने आ गया, मेरी नई शक्ति को परखने का सही मौका है। दोनों के घूंसे टकराए। क्रैक। अचानक हड्डी टूटने की आवाज आई। फिर अनिल पवार ने अपना हाथ पकड़ लिया और दर्द से चीख पड़ा। ये देखकर लोकेश धनराज के होश उड़ गए। क्या सच में अरुण कपूर की ताकत इतनी भयानक है? ये तो अनिल पवार से भी ज्यादा ताकतवर निकला। गल्प। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लोकेश धनराज ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर अरुण कपूर से रहम की भीख मांगनी शुरू कर दी। सर, मैं गलत था। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैं भी विनय चौधरी की तरह आपका वफादार बनूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं। अरुण कपूर ने ठंडी नज़र डाली और लोकेश धनराज को बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया। इसे पहले अच्छी तरह पीटो, फिर इसे मुंबई से बाहर फेंक दो, अरुण कपूर ने आदेश दिया। अरुण कपूर, तुम मुझे मुंबई से बाहर नहीं निकाल सकते। मेरा गॉडफादर गौरव गुप्ता है, जो श्रीवर्धन ग्रुप का अध्यक्ष है। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो बॉस गौरव तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आखिरी कोशिश में लोकेश धनराज ने अपने सबसे बड़े समर्थक गौरव गुप्ता का नाम लिया। ये नाम सुनते ही विनय चौधरी के चेहरे के भाव बदल गए। श्रीवर्धन ग्रुप कोई मामूली कंपनी नहीं है। अगर उनका अध्यक्ष सच में लोकेश धनराज का समर्थक है तो परेशानी हो सकती है। मुझे धमका रहे हो? इसे और जोर से पीटो, अरुण कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। फिर लोकेश धनराज को खींचकर बाहर ले जाया गया और जल्द ही उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड बॉस, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए इन लोगों की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। तुम जल्दी से लोकेश धनराज की जमीन पर कब्जा कर लो। अब से तुम मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड बॉस बनोगे। अरुण कपूर ने विनय चौधरी की ओर देखा। नहीं श्रीमान, अब से मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड बॉस आप हैं। मैं तो बस आपका प्रवक्ता हूं। मैं हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। विनय चौधरी आधे घुटने पर बैठ गया और पूरी निष्ठा के साथ अरुण कपूर की तरफ देखा। उसे पता था कि अरुण कपूर जैसे ऊंचे दर्जे का व्यक्ति अंडरवर्ल्ड बॉस बनने का इच्छुक नहीं होगा। उसे सिर्फ एक प्रवक्ता की ज़रूरत थी जो उसके नाम पर काम करे। लेकिन असली ताकत तो अब भी अरुण कपूर के पास ही रहेगी। ठीक है, अरुण कपूर ने सिर हिलाया। श्रीवर्धन ग्रुप की चुनौती। लेकिन श्रीमान, अगर लोकेश धनराज सच कह रहा था और उसका समर्थक श्रीवर्धन ग्रुप का अध्यक्ष है तो? विनय चौधरी चिंतित था। अगर दुश्मन आएगा तो हम उसका सामना करेंगे। अगर पानी आएगा तो जमीन उसे सोख लेगी। अगर श्रीवर्धन ग्रुप सच में बदला लेने आए तो उन्हें आने दो, अरुण कपूर ने आत्मविश्वास से कहा। श्रीवर्धन ग्रुप तो बस एक बड़ी कंपनी है और कुछ नहीं। अब लोकेश धनराज का मामला सुलझ चुका था तो अरुण कपूर अब हर्षित सॉफ्टवेयर कंपनी पर ध्यान देने वाला था। तारक सिन्हा ने उसे बताया था कि चिराग बंसल ने हर्षित सॉफ्टवेयर कंपनी के कर्मचारियों को तोड़ने की कोशिश की थी। इसलिए अरुण कपूर ने गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से जांच कराई और पता चला कि चिराग बंसल का मल्होत्रा परिवार से गहरा संबंध है। अब तो इस खेल को खत्म करना ही पड़ेगा। तभी डिंग। 31वें दिन का इनाम। कोलकाता प्रांत की सबसे बड़ी हेडहंटिंग कंपनी त्यान्या हेडहंटिंग कंपनी के 16% शेयर और उपाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ। अरुण कपूर चौंक गया। कोलकाता प्रांत की सबसे बड़ी हेडहंटिंग कंपनी त्यान्या हेडहंटिंग कंपनी सिर्फ 3 साल पहले बनी थी, लेकिन आज इसकी कुल संपत्ति 30 अरब रुपए से ज्यादा थी। और अब अरुण कपूर इसका 16% हिस्सेदार और उपाध्यक्ष बन चुका था।
अब अगर किसी को अपनी टीम में लाना हो तो यह और भी आसान हो जाएगा। अब चिराग बंसल और मल्होत्रा परिवार को जवाब देने का समय आ गया था। अध्याय 147, बुजुर्ग को पीटा गया और फिर भी पीटा गया। अर्जुन कपूर ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि दुश्मनों को उन्हीं की दवा चखाई जाए। आखिरकार उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी अभी नहीं थी और उसमें ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग नहीं थे। लेकिन चिराग बंसल और करण मल्होत्रा की स्थिति अलग थी। चिराग बंसल की हर्षित सॉफ्टवेयर कंपनी कई वर्षों से स्थापित थी और वहाँ काफ़ी अनुभवी डेवलपर्स थे। जहाँ तक करण मल्होत्रा का सवाल है, मल्होत्रा परिवार के पास कई उद्योग थे और जाहिर तौर पर उनके पास ढेरों प्रतिभाशाली लोग मौजूद थे। अब अर्जुन कपूर को देखने का सही मौका मिला कि तियान्या हेडहंटिंग कंपनी, जो कोलकाता प्रांत की सबसे शक्तिशाली हेडहंटिंग कंपनी थी, वास्तव में कितनी प्रभावशाली थी। अगर चिराग बंसल की योजना विफल हो जाती है तो अर्जुन कपूर तियान्या हेडहंटिंग कंपनी को आदेश देगा कि वे कपूर परिवार की कंपनियों में मौजूद बाहरी लोगों को भी अपनी तरफ खींच लें। अब अर्जुन कपूर उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां कपूर परिवार को मिटाने की अंतिम योजना को अंजाम देना था। माता पिता का सुराग। दोपहर में जब अर्जुन कपूर खाना खा रहा था तभी नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के एक अनुभवी बॉडीगार्ड, जो ट्रैकिंग में माहिर था, ने अचानक फ़ोन किया। बॉस, मुझे आपके माता पिता के बारे में एक सुराग मिला है। ये सुनकर अर्जुन कपूर स्तब्ध रह गया। तुमने क्या कहा? क्या तुम पक्के हो? उसकी आवाज़ में अविश्वास झलक रहा था। हाँ बॉस, मैं पूरी तरह पक्का हूँ। मुझे उनके ठिकाने का पता चला है और मेरे पास एक सीसीटीवी फुटेज भी है। बॉडीगार्ड ने पूरी दृढ़ता के साथ जवाब दिया। अर्जुन कपूर का दिल जोरों से धड़कने लगा। 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई सुराग तक नहीं मिला था, मानो वे हवा में विलीन हो गए हों। लेकिन आज पहली बार उसे अपने माता पिता के बारे में कोई खबर मिली थी। मेरे माता पिता कहाँ हैं? अर्जुन कपूर ने तुरंत पूछा। बॉस, मामला थोड़ा जटिल है। क्या हम आमने सामने मिलकर बात कर सकते हैं? बॉडीगार्ड ने समझाया। बिल्कुल, तुम उसी कोठी में आओ जहां तुमने मुझे पहले देखा था। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब अर्जुन कपूर के लिए कुछ भी जरूरी नहीं था। उसने खाना वहीं छोड़ दिया, बिल चुकाया और अपनी एस्टन मार्टिन को पूरी रफ्तार से कोठी की ओर दौड़ा दिया। संदेह गहराता गया। 10-20 मिनट के इंतजार के बाद लंबा चौड़ा बॉडीगार्ड वहां पहुंचा। क्या खबर मिली? अर्जुन कपूर ने बेसब्री से पूछा। बॉस, पहले ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। बॉडीगार्ड ने अपना फोन अर्जुन कपूर को थमा दिया। अर्जुन कपूर ने स्क्रीन पर देखा। वीडियो में एक सूनी सड़क दिखाई दे रही थी। एक काली कार वहां से गुजर रही थी। वीडियो किसी निजी सुरक्षा कैमरे से लिया गया था, इसलिए थोड़ा धुंधला था। लेकिन कार की नंबर प्लेट साफ साफ दिख रही थी। कार में बैठे 2 धुंधले चेहरे भी पहचान में आ रहे थे। ये तो मेरे माता पिता हैं। अर्जुन कपूर को पूरी तरह यकीन हो गया। ये सड़क कहाँ जाती है? उसने झटपट पूछा। बॉस, ये सड़क कई शहरों को जोड़ती है। यह मुंबई से हैदराबाद और कोलकाता तक जाती है। बॉडीगार्ड ने जवाब दिया। इसके अलावा मैंने आपके माता पिता के संचार रिकॉर्ड भी निकाले। उनके गायब होने से ठीक पहले उन्हें 2 गुप्त कॉल्स आई थीं। दोनों नंबर सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुए थे और ब्लैक मार्केट से लिए गए थे। हमने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। हालांकि कॉल्स की लोकेशन मिल गई। एक कॉल हैदराबाद से थी और दूसरी कोलकाता से। वीडियो रिकॉर्डिंग 3 बजे की है, जबकि कॉल्स दोपहर 12 और 1 बजे आई थीं। संभावना है कि आपके माता पिता या तो हैदराबाद गए होंगे या फिर कोलकाता। बॉडीगार्ड ने निष्कर्ष निकाला। हैदराबाद या कोलकाता। अर्जुन कपूर के लिए यह नतीजा अप्रत्याशित था, लेकिन इन गुप्त कॉल्स ने यह साबित कर दिया कि उसके माता पिता के गायब होने के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। हैदराबाद सुनते ही उसे रेड्डी परिवार की याद आई, जिसे वह बर्बाद करने की कसम खा चुका था। लेकिन उसके माता पिता 1 साल पहले लापता हुए थे और रेड्डी परिवार से दुश्मनी सिर्फ 1 महीने पहले शुरू हुई थी। क्या इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध था? हमें गहराई से जांच करनी होगी। बॉडीगार्ड ने आगे कहा। तुमने बहुत अच्छा काम किया, अर्जुन कपूर ने सराहा। अब से मैं तुम्हें गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी और नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के सभी संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता हूं। तुम एक टीम तैयार करो और मुंबई से बाहर जाकर जांच करो। अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुरंत मुझसे संपर्क करो। समझ गया बॉस, बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर जवाब दिया और तुरंत टीम तैयार करने निकल पड़ा। दुश्मनों का जश्न। उधर एक हाई-एंड रेस्तरां में करण मल्होत्रा और चिराग बंसल शराब पीकर जश्न मना रहे थे। श्रीमान मल्होत्रा का कद वाकई बड़ा है। अर्जुन कपूर ने आपके खिलाफ जाने की गलती की, अब उसकी बर्बादी तय है। चिराग बंसल ने चापलूसी की। क्या अर्जुन कपूर जैसी औकात का लड़का मेरी बराबरी कर सकता है? करण मल्होत्रा ने घमंड से कहा। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। अर्जुन कपूर की ऐसी हालत करेंगे कि उसे रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। करण मल्होत्रा ने मन ही मन ठहाका लगाया। तभी एचआर मैनेजर भागता हुआ अंदर आया। बॉस, बहुत बड़ी खबर है।
अध्याय 148 कंपनी पर संकट मंडरा रहा था। बॉस, अभी अभी कंपनी के 2/3 मुख्य तकनीकी विशेषज्ञों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। चिराग बंसल की कंपनी के एचआर मैनेजर ने घबराते हुए कहा। क्या? दोबारा कहो, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? चिराग बंसल अचानक खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। उनकी कंपनी में मुख्य तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या पहले से ही कुछ दर्जन थी, और अब अचानक 2/3 लोगों का इस्तीफा देना मतलब कंपनी की नींव हिल गई थी। बॉस, मैंने गिनती कर ली है, ये सच में 2/3 लोग हैं। 2/3? ये कैसे हो सकता है? चिराग बंसल को विश्वास नहीं हुआ। 1-2 लोगों का इस्तीफा देना सामान्य था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इस्तीफा देना निश्चित रूप से संदेहजनक था। मैं गलत नहीं कह रहा, बॉस, कहते हुए एचआर मैनेजर ने अपने बैग से इस्तीफों का एक मोटा पुलिंदा निकाला। इतने सारे इस्तीफे देखकर चिराग बंसल पूरी तरह अवाक रह गया। मैं इन इस्तीफों को स्वीकार नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। जो कोई भी इस्तीफा देने की हिम्मत करेगा, मैं उस पर मुकदमा कर दूंगा और उसे हर्जाना भरने के लिए मजबूर कर दूंगा। चिराग बंसल लगभग पागल हो गया था। बॉस, मैंने उन्हें धमकी देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हर्जाना भरने में कोई दिक्कत नहीं, उनके पास पैसा है। एचआर मैनेजर ने असहाय होकर जवाब दिया। ये सुनते ही चिराग बंसल की रक्तचाप तेजी से बढ़ गई। अब कंपनी को वास्तव में एक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा था। उसने एक ही झटके में अपने मुख्य तकनीकी विशेषज्ञों का 2/3 हिस्सा खो दिया था। अब आगे क्या होगा? कंपनी पूरी तरह अशक्त हो जाएगी। वह अभी भी मल्होत्रा परिवार के समर्थन से अर्जुन कपूर से बदला लेने की योजना बना रहा था, लेकिन अब वह खुद ही मुसीबत में फंस चुका था। शिकारी खुद शिकार बन गया। मुझे शक है कि किसी ने इन लोगों को खरीद लिया है और उन्हें वित्तीय सहायता मिल रही है, इसलिए वे हर्जाने से नहीं डर रहे। एचआर मैनेजर ने अनुमान लगाया। ये सुनते ही चिराग बंसल के दिमाग में एक नाम आया, अर्जुन कपूर। और सिर्फ चिराग बंसल ही नहीं, बल्कि करण मल्होत्रा को भी तुरंत एहसास हो गया कि यह सब अर्जुन कपूर का ही काम था। वे अभी अर्जुन कपूर के लोगों को अपनी कंपनी में लाने की कोशिश कर रहे थे, और उसी समय अर्जुन कपूर ने उनके सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों को तोड़ लिया। वह भी सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि 2/3। लेकिन करण मल्होत्रा थोड़ा राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने खुद ऐसा नहीं किया था, बल्कि चिराग बंसल को निर्देश दिया था, इसलिए उसे कोई सीधा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन बॉस, हमारे खानपान व्यवसाय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस्तीफा दे चुके हैं। अचानक मल्होत्रा परिवार के एक सदस्य ने फोन करके करण मल्होत्रा को ये खबर दी। क्या? ये कैसे हो सकता है? करण मल्होत्रा के चेहरे की रंगत उड़ गई। इससे पहले कि वह इस झटके से उबर पाता, कई और उद्योगों से बड़ी संख्या में इस्तीफों की खबरें आईं। कुछ ही घंटों में मल्होत्रा परिवार के दर्जनों उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। ये सब अर्जुन कपूर का किया धरा है। करण मल्होत्रा गुस्से से दहाड़ा। तियान्या हेडहंटिंग कंपनी का कमाल। उसी दोपहर अर्जुन कपूर को तियान्या हेडहंटिंग कंपनी से एक संदेश मिला। तुम लोग तो वाकई बहुत तेज हो, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। तियान्या हेडहंटिंग कंपनी की क्षमता उसकी उम्मीदों से भी ज़्यादा प्रभावशाली निकली थी। बहुत बढ़िया काम किया। अब अगला कदम कपूर परिवार की कंपनियों से प्रतिभाशाली लोगों को निकालना था। हालांकि कपूर परिवार की कंपनियों से लोगों को निकालना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सभी ऊंचे पदों पर कपूर परिवार के सदस्य या उनसे जुड़े लोग थे, जैसे रिश्तेदार, साले और समधी। लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों के पद ऐसे थे जिन्हें परिवार के लोगों से नहीं भरा जा सकता था। वहां बाहरी लोगों की ही जरूरत थी। अर्जुन कपूर ने तियान्या हेडहंटिंग कंपनी को आदेश दिया कि वे कपूर परिवार की कंपनियों में मौजूद इन तकनीकी विशेषज्ञों को अपनी तरफ खींच लें। अब तियान्या हेडहंटिंग कंपनी पूरी तैयारी में लग गई थी। एक खास दिन और एक बड़ी घटना। शाम को अर्जुन कपूर अपने वादे के अनुसार रिया पटेल के घर डिनर के लिए पहुंचा। रिया पटेल ने आज खुद खाना बनाया था। उसे लगा कि उसकी कुकिंग स्किल हाल ही में काफ़ी बेहतर हुई थी, इसलिए वह चाहती थी कि अर्जुन कपूर इसका स्वाद चखे। जब अर्जुन कपूर पहुंचा, तब तक रिया पटेल खाने की टेबल सजा चुकी थी। वहां एक खूबसूरत रेड वाइन की बोतल भी रखी थी, जिसे उसने अभी अभी खोला था। रिया पटेल ने खुद अर्जुन कपूर के लिए रेड वाइन का एक ग्लास भरा। उसने स्टेक बनाया था। अर्जुन कपूर ने चखा। हालांकि यह किसी प्रोफेशनल शेफ जितना अच्छा नहीं था, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट था। बहुत अच्छा बनाया है, अर्जुन कपूर ने उसकी तारीफ की। सच में? रिया पटेल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दोनों ने टोस्ट किया और धीरे धीरे वाइन का आनंद लेने लगे। थोड़ी देर बाद रिया पटेल को याद आया कि उसने एक और डिश बनाई थी, जो अभी किचन में रह गई थी। जैसे ही वह उठी, अचानक एक फर वाला छोटा सा साया उसकी टांगों के पास से गुजरा। वह रिया पटेल की बिल्ली थी। रिया पटेल को डर था कि कहीं वह बिल्ली पर पैर न रख दे, इसलिए उसने झटपट एक कदम पीछे लिया। लेकिन वह लड़खड़ा गई और नीचे गिरने लगी। अर्जुन कपूर ने झटपट आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, और अगले ही क्षण रिया पटेल सीधे अर्जुन कपूर की बाहों में आ गिरी।
उनकी नज़रें मिलीं। रिया पटेल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अर्जुन कपूर को देख रही थी और तभी उसे अपनी मौसी और बहन की सलाह याद आई। अगर तुम्हें सच में अर्जुन पसंद है तो मौका मत छोड़ो। शराब के नशे में रिया पटेल ने हिम्मत जुटाई और अगले ही पल उसने अर्जुन कपूर को चूम लिया। अर्जुन कपूर अचानक स्तब्ध रह गया। लेकिन इससे पहले कि कोई और कदम बढ़ता, दरवाजे की चटक खुलने की आवाज़ आई और अंदर वह व्यक्ति आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अध्याय 149 अनपेक्षित मुठभेड़। अर्जुन कपूर और रिया पटेल एक दूसरे के बेहद करीब थे। उनके बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। उसी समय विला के दरवाजे पर एक सुंदर, गरिमामयी और शालीन महिला दाखिल हुई, जिसे रिया की बहन रीना पटेल अंदर लेकर आई थी। जैसे ही वह अंदर आए, उसकी नज़र सीधे अर्जुन कपूर और रिया पटेल पर पड़ी, जो एक दूसरे को चूम रहे थे। यह महिला की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास झलकने लगा। उसी समय रिया पटेल ने भी उन्हें देख लिया और वह पूरी तरह शर्म और झिझक में डूब गई। रीना पटेल, जो उनके पीछे चल रही थी, ने जोर से चिल्ला दिया। यह शायद हम गलत समय पर आ गए हैं। रिया पटेल, जो थोड़ी घबराई हुई थी, तुरंत होश में आए और झटपट अर्जुन कपूर से अलग हो गई। उसने झेंपते हुए कहा, माँ, आप यहाँ। ये सुंदर महिला कोई और नहीं बल्कि रिया पटेल की माँ थी। अर्जुन कपूर को भी थोड़ी झिझक हुई जब उसने ये सुना। पहली नज़र में उसे लगा कि यह महिला शायद रिया की मौसी होगी। आखिर वह केवल 40 साल की लग रही थी, लेकिन ये तो रिया की माँ निकली। अब तो बहुत अजीब स्थिति हो गई। माँ का कड़ा अनुशासन। रिया पटेल की माँ एक पारंपरिक और शिक्षित परिवार से थीं। उनके घर में कड़े संस्कार थे और उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को सिखाया था कि सगाई से पहले किसी भी पुरुष के साथ अधिक नज़दीकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब माँ ने अपनी बेटी को पहली बार किसी के साथ इस तरह देखा। अब क्या होगा? रिया पटेल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि वह अभी तक अर्जुन कपूर को अपने दिल की बात पूरी तरह नहीं बता पाई थी और अब ये सब माँ के सामने हुआ। नमस्ते आंटी, मैं रिया का बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर हूँ। इस पल में अर्जुन कपूर को एक मर्द की तरह खड़ा होना था। अगर वह पीछे हटता तो इसका मतलब होता कि वह रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहा, और यह रिया के लिए भी ठीक नहीं होता। अब जब रिया ने अपने दिल की बात अपने व्यवहार से जाहिर कर दी थी, तो अर्जुन कपूर को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पहले वह कपूर परिवार और रेड्डी परिवार के कारण अपने भावनाओं को नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन अब जब रिया ने पहल कर दी थी तो उसे भी कदम बढ़ाना था। रिया पटेल की मां की प्रतिक्रिया। अर्जुन कपूर के इस साहसिक जवाब ने रिया पटेल को आश्चर्य और खुशी दोनों से भर दिया। अब उनका रिश्ता आधिकारिक रूप से तय हो चुका था। हालांकि यह सब थोड़ा जल्दी हो गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सबसे ज़रूरी बात थी मां की प्रतिक्रिया। नमस्ते, रिया पटेल की मां ने शांति से जवाब दिया। हालांकि उनके शब्दों में गंभीरता थी। अगर अर्जुन कपूर ने अभी पहल न की होती और अगर वह पीछे हट जाता या रिया पर सारी जिम्मेदारी डाल देता, तो उनकी मां पहली ही नज़र में उसे खारिज कर देती। लेकिन अब उनकी पहली छवि थोड़ी सुधर गई थी। आंटी, कृपया बैठिए। अर्जुन कपूर ने आगे बढ़कर रिया की मां का बैग पकड़ लिया और उन्हें सम्मानपूर्वक बैठने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और विला में चली गईं। रीना पटेल की चिढ़ाने वाली बातें। सीनियर अर्जुन, नहीं, अब तो मुझे तुम्हें जीजाजी कहना चाहिए, रीना पटेल ने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा। मैं सोच रही थी कि तुम दोनों का रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम दोनों इतने करीब हो। जीजाजी, तुम तो बहुत तेज निकले, रीना पटेल ने चिढ़ाते हुए कहा। पापा को क्यों नहीं आए? माँ, आप अचानक यहाँ क्यों आईं? रिया पटेल ने आखिरकार पूछ ही लिया। तुम्हारे पापा तुम्हें देखने के लिए मुंबई आना चाहते थे, लेकिन हांगकांग में व्यापार से जुड़ी समस्या आ गई, इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। रिया पटेल ने राहत की सांस ली। अगर पापा अचानक आ जाते और उन्हें ये सब देखने को मिलता तो स्थिति और भी अजीब हो जाती। डिनर की व्यवस्था करें। माँ, आपने डिनर किया? नहीं, अभी नहीं किया। तो बाहर चलें या घर पर ही कोई शेफ बुला लें, रीना पटेल ने कहा। वह चाहती थी कि अर्जुन कपूर माँ पर अच्छा प्रभाव छोड़े। कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर पर ही थोड़ा बहुत खा लूँगी। आंटी, आपने लंबा सफ़र तय किया है, ऐसे में थोड़ा बहुत खाना पर्याप्त नहीं है। मैं खुद खाना बनाता हूँ। कहते हुए अर्जुन कपूर सीधे किचन की तरफ चला गया। अर्जुन कपूर की शानदार कुकिंग। इस बीच रिया और उसकी माँ आपस में बातें कर रही थीं। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रही हैं? मैंने रीना को मैसेज किया था, उसने तुम्हें बताया नहीं। रिया ने अपना फ़ोन देखा। वह समझ गई कि उसने फ़ोन साइलेंट मोड पर कर रखा था ताकि अर्जुन कपूर के साथ समय बिता सके। इसी वजह से वह मैसेज देख नहीं पाए और नतीजा इतना अजीब मंजर हो गया। माँ का बदलता दृष्टिकोण। थोड़ी देर बाद अर्जुन कपूर ने कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर टेबल पर परोस दिए।
धन्यवाद अर्जुन, रिया की माँ ने विनम्रता से कहा, लेकिन उनके स्वर में थोड़ी दूरी थी। उन्होंने पहले व्यंजन का स्वाद लिया और उनके चेहरे के भाव बदल गए। ये तो बहुत लाजवाब है। उन्होंने तुरंत अन्य व्यंजन भी चखे और फिर उनकी मुद्रा पूरी तरह बदल गई। मैंने नहीं सोचा था कि अर्जुन इतनी अच्छी कुकिंग कर सकता है। अब उनकी राय अर्जुन कपूर के प्रति और भी बेहतर हो गई थी। अब असली परीक्षा। अर्जुन कपूर सोच रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी रिया की मां ने अचानक एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे अर्जुन कपूर को एक न एक दिन झेलना ही था। अध्याय 150 बड़ा सवाल। अर्जुन कपूर और रिया पटेल एक दूसरे के बेहद करीब थे और माहौल थोड़ा गंभीर हो चुका था। अर्जुन, तुम जानते हो कि हमारा पटेल परिवार एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार है। अगर तुम और रिया साथ रहना चाहते हो तो क्या तुम भविष्य में हमारे परिवार में शादी करोगे? रिया पटेल की मां ने सीधे अर्जुन कपूर की ओर देखा। रिया और रीना पटेल दोनों की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मां ने इतनी जल्दी इतना बड़ा सवाल क्यों पूछ लिया? ये सवाल इतना आसान नहीं था। इसका जवाब बहुत सावधानी से देना होगा, वरना जरा सी गलती भविष्य के रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती थी। अर्जुन कपूर का जवाब, नहीं, मैं अपनी खुद की पहचान और करियर बनाना चाहता हूं। मैं सिर्फ किसी और पर निर्भर रहने वाला इंसान नहीं बन सकता। मैं घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं हूं। कुछ सेकंड सोचने के बाद अर्जुन कपूर ने स्पष्ट और आत्मविश्वास से जवाब दिया। वह जानता था कि यह सवाल सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं बल्कि परीक्षण था। अगर उसने तुरंत हाँ कह दिया होता तो यह दर्शाता कि उसे केवल धन दौलत और आराम की चाह थी, और अगर वह कोई झूठा बहाना बनाता तो यह दर्शाता कि वह जिम्मेदारी लेने से बच रहा था। लेकिन एक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी व्यक्ति की तरह जवाब देना सही रणनीति थी। माँ का संतोषजनक जवाब, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। रिया की माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह अपनी बेटी के लिए ऐसा व्यक्ति नहीं चाहती थी जो सिर्फ आराम की जिंदगी बिताने वाला हो। अब उनका अर्जुन कपूर के प्रति दृष्टिकोण थोड़ा बेहतर हो गया था। रिया पटेल ने ये देखकर राहत की सांस ली। अगर कोई और होता तो शायद सीधे हाँ कहकर माँ को खुश करने की कोशिश करता, लेकिन यह एक गलती होती। रात का खाना और एक और मुलाकात। डिनर के दौरान रिया की माँ ने और कोई गंभीर सवाल नहीं किया। कुछ समय बाद जब वे रिया और रीना के साथ निजी समय बिताने लगी तो अर्जुन कपूर ने विनम्रता से विदा ली। लेकिन अर्जुन, मैं चाहूंगी कि तुम कल दोबारा आओ। मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहती हूँ, रिया की माँ ने आग्रह किया। अर्जुन कपूर ने तुरंत हामी भर दी। अब देखना होगा कि कल क्या होता है। अर्जुन कपूर को एक और बड़ी उपलब्धि मिली। अगली सुबह डिंग 32वें दिन की इनाम पाटेक फिलिप की 10% हिस्सेदारी और पाटेक फिलिप का अध्यक्ष पद। क्या? अर्जुन कपूर ये देखकर अत्यधिक रोमांचित हो गया। अब वह पाटेक फिलिप का सबसे बड़ा शेयरधारक 27% बन चुका था और इसके अध्यक्ष पद पर भी काबिज हो गया था। यह न सिर्फ एक बड़ी आर्थिक जीत थी बल्कि ये दर्शाता था कि अब वह एक अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड का मालिक बन चुका है। ये व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। श्रीवर्धन ग्रुप का आक्रोश। इसी समय कोलकाता प्रांत में एक झील के किनारे श्रीवर्धन ग्रुप के अध्यक्ष गौरव गुप्ता मछली पकड़ रहे थे। तभी एक काला चश्मा पहने आदमी आया और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। क्या? लोकेश धनराज हार गया? गौरव गुप्ता ये सुनते ही इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी तक फेंक दी। इस नाकारा इंसान ने पूरा खेल बर्बाद कर दिया। जैसे जैसे उनका गुस्सा बढ़ रहा था उन्होंने एक भयानक निर्णय लिया। जाओ, उस अर्जुन कपूर को ढूंढो। या तो वह मेरे अधीन काम करे और मेरे आदेश माने, या फिर वह लोकेश धनराज की जमीन छोड़कर भाग जाए। अगर उसने मुझसे टकराने की कोशिश की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। गौरव गुप्ता के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। एक और चुनौती, ससुराल के लिए तोहफा। उसी दोपहर जब अर्जुन कपूर रिया पटेल के विला की ओर जा रहा था तभी डिंग मिशन, अपने होने वाले ससुराल के लिए एक उपहार तैयार करें। समय सीमा 6 घंटे। इनाम भारत का शीर्ष स्तरीय कैलीग्राफी कौशल जोड़ 139 अनुभव अंक। ये दिलचस्प है। अब अर्जुन कपूर को अपनी भविष्य की सास को प्रभावित करने के लिए एक उपहार तैयार करना था। लेकिन आखिर ऐसा क्या दूं जिससे मेरी छवि और भी बेहतरीन हो जाए? कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन कपूर को अचानक एक बेहतरीन विचार सूझा। अध्याय 151 परफेक्ट गिफ्ट की तलाश। पिछली रात जब अर्जुन कपूर और रिया पटेल की मां बातें कर रहे थे तब रिया ने हल्के फुल्के मजाक में कहा था कि उसकी मां ने उसे बचपन से ही संगीत, शतरंज, कैलीग्राफी और पेंटिंग सिखाई थी, लेकिन वह इन चीज़ों में ज़्यादा पारंगत नहीं थी। इसके विपरीत रिया की मां को इन सभी कलाओं में महारत हासिल थी, खासतौर पर गो खेल में। अगर मैं उन्हें गो की एक बेहतरीन सेट गिफ्ट करूं तो ये बढ़िया रहेगा। अर्जुन कपूर ने तुरंत निर्णय लिया। चूंकि रिया की मां एक विद्वान परिवार से थी तो उनके लिए सोने चांदी के गहनों या लग्जरी ब्रांड्स की बजाय कुछ बौद्धिक और सांस्कृतिक चीज देना ज्यादा प्रभावशाली रहेगा।
अब सवाल ये था कि कौन सा गो सेट खरीदा जाए। गिफ्ट चुनने की प्रक्रिया। एक साधारण गो सेट देना अर्जुन कपूर के स्तर के अनुरूप नहीं था। इसलिए उसने अपने निजी म्यूजियम से संपर्क किया और पूछा कि क्या उनके पास कोई ऐतिहासिक या शाही गो सेट उपलब्ध है। म्यूजियम के प्रबंधक ने बताया कि पुराने और दुर्लभ गो सेट मिलना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि संपूर्ण सेट का संरक्षण बहुत कठिन होता है। उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ गो सेट उपलब्ध थे, लेकिन वे बहुत आम थे और उनकी ऐतिहासिक वैल्यू ज़्यादा नहीं थी। नहीं, ये काफ़ी नहीं है। मुझे कुछ बेहद खास चाहिए। इसके बाद अर्जुन कपूर ने क्यानशिंग नीलामी कंपनी से संपर्क किया, क्योंकि वे भी पुरानी कलाकृतियों के व्यापार में माहिर थे। मिंग वंश का गो सेट। श्रीमान अर्जुन, हमारे पास मिंग वंश के योंगले काल का एक ग्लेज्ड गो जार है। पहले तो अर्जुन कपूर उत्साहित हुआ, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह केवल गो के मोतियों को रखने का जार था, पूरी गो सेट नहीं। क्या आपके पास कोई पूरा गो सेट उपलब्ध है? यह मुश्किल है, श्रीमान अर्जुन। इतने पुराने और संपूर्ण सेट को संरक्षित करना बेहद दुर्लभ है। यहाँ तक कि देश की शीर्ष नीलामी कंपनियों के पास भी तुरंत कोई विकल्प नहीं होगा। ठीक है, फिर भी एक बार जांच करो। क्यानशिंग कंपनी ने तुरंत अपने संपर्कों से पूछताछ शुरू की। बोगुटांग एंटीक शॉप का शाही गो सेट। कुछ ही मिनटों में अच्छी खबर आई। श्रीमान अर्जुन, आप मुंबई में हैं, सही? हाँ, मुंबई की सबसे बड़ी एंटीक शॉप बोगुटांग में एक शाही गो सेट है, जो चिंग वंश के शाही परिवार से संबंधित है। क्या शाही परिवार से संबंधित पूरा गो सेट? ये सुनकर अर्जुन कपूर का मन तुरंत मचल उठा। धन्यवाद। जल्दी ही वह अपनी गाड़ी लेकर बोगुटांग एंटीक शॉप की ओर रवाना हो गया। बोगुटांग एंटीक शॉप। बोगुटांग मुंबई की सबसे प्रतिष्ठित एंटीक शॉप थी। ये जगह पूरी तरह पुराने भारतीय और चीनी शैली में बनी हुई थी। दुकान में चंदन की खुशबू फैली हुई थी, जो वातावरण को और भी गरिमा में बना रही थी। जैसे ही अर्जुन कपूर अंदर गया, उसकी नज़र दुकान के मध्य में रखे एक अद्भुत गो सेट पर पड़ी। ये बुलेट प्रूफ ग्लास में सुरक्षित रखा गया था। ये गो सेट सच में शाही था। गो जार चिंग वंश के सरकारी कुम्हारखाने से बना था। इसमें क्लोइजोन एनामिल कला का इस्तेमाल हुआ था और कमल के फूलों की डिज़ाइन बनी हुई थी। जार का ढक्कन शुद्ध सोने से बना था और इसमें हॉलो कार्विंग डिज़ाइन था। गोमोतियों के लिए श्रेष्ठ हैटियन सफ़ेद और काले जेड स्टोन का उपयोग किया गया था। गो बोर्ड शीर्ष श्रेणी के रोजवुड से बना था, जो सोने से भी महंगा था। ये बिल्कुल परफेक्ट है। खरीदने की कोशिश। सर, ये हमारी दुकान का सबसे कीमती खजाना है ना? एक सुंदर महिला स्टाफ मुस्कुराते हुए बोली। बिल्कुल। अर्जुन कपूर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। इस गो सेट की कीमत कितनी है? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। माफ़ कीजिए सर, लेकिन ये गो सेट बिक्री के लिए नहीं है। बिक्री के लिए नहीं? जी हाँ, ये हमारी दुकान का सबसे कीमती खजाना है। हम इसे आम जनता को नहीं बेचते। अगर यह बिक्री के लिए नहीं है, तो कोई मूल्य तय भी नहीं किया होगा। अपने मैनेजर को बुलाए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बोली लगाना शुरू। कुछ ही देर बाद बोगुटांग का प्रबंधक आया और बोला, मुझे खेद है सर, लेकिन ये गो सेट बिक्री के लिए नहीं है। इसका बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ होगा, है ना? हाँ, तो मैं इसे 15 करोड़ में खरीदूंगा। नहीं, 20 करोड़। माफ़ कीजिए सर, 30 करोड़। अब मैनेजर थोड़ा झिझक गया। 20 करोड़ का सीधा लाभ मिलना आसान नहीं है। जब अर्जुन कपूर ने महसूस किया कि मैनेजर लगभग मान गया है, उसने और ज़्यादा ऑफर देने का सोचा। लेकिन तभी एक रहस्यमयी प्रतियोगी की एंट्री। ये गो सेट 35 करोड़ में मैं खरीदूंगा। एक युवक, जिसने मास्क, चश्मा और टोपी पहन रखी थी, अचानक अंदर आया। ये कौन है? अर्जुन कपूर ने भौहें चढ़ा लीं। मैंने मुश्किल से इस गो सेट को लेने की डील पक्की की थी, और अब यह आदमी बीच में कूद पड़ा। ये स्पष्ट रूप से एक डील हाईजैक करने की कोशिश थी। चलो देखते हैं कि यह खेल कहाँ तक जाता है। अध्याय 152। पूरे स्टोर की बोली। क्या 35 करोड़? अग्रवाल एंटीक शॉप के मैनेजर की आंखें चमक उठीं। यह एक बहुत ही अच्छी कीमत थी। 40 करोड़? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। मैं 50 करोड़ दूंगा। चश्मा पहने व्यक्ति ने फिर से बोली लगाई। रुको, आप दोनों, मैं हमारे मालिक को बुलाकर लाता हूँ। कृपया थोड़ा इंतज़ार करें। 50 करोड़ की बोली के बाद दुकान के नियमों के अनुसार इस स्तर की डील को केवल मालिक ही अंतिम रूप दे सकता था। कुछ ही देर में एक मोटे पेट वाला व्यक्ति, जो चेहरे पर मुस्कान लिए हुए था, दुकान के पिछले हिस्से से बाहर आया। यह अग्रवाल एंटीक शॉप के मालिक जोधराज अग्रवाल थे। झटका देने वाला जवाब। लेकिन मुझे खेद है, आप दोनों में से कोई भी इसे नहीं खरीद सकता। जोधराज अग्रवाल ने माफ़ी मांगते हुए कहा। भले ही आप 50 करोड़ भी दें, फिर भी हम इसे नहीं बेचेंगे। यह अग्रवाल एंटीक शॉप का सबसे अनमोल खजाना था और यह कई ग्राहकों को आकर्षित करता था। बहुत से लोग इस प्राचीन गो सेट को देखने आते थे और इसी वजह से अन्य एंटीक सामानों की बिक्री भी बढ़ती थी। हमारी दुकान के व्यवसाय के लिए ये गो सेट किसी भी कीमत पर नहीं बेचा जाएगा।
जोधराज अग्रवाल ने दृढ़ता से सिर हिलाया। धतेरी, ये तो बेकार हो गया। चश्मे वाला व्यक्ति निराश होकर जाने ही वाला था, तभी अर्जुन कपूर का पावर मूव। अगर तुम अपनी दुकान का खजाना नहीं बेच सकते तो मैं पूरी दुकान खरीद लूंगा। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूरी दुकान खरीदने की बात सुनकर पूरी अग्रवाल एंटीक शॉप सन रह गई। क्या हमने सही सुना? अगर गो सेट नहीं बेच रहे तो पूरी दुकान ही खरीद लेंगे। सभी ग्राहक अर्जुन कपूर की ओर अचरज से देखने लगे। ये बात सुनते ही चश्मे वाला व्यक्ति भी चौंक गया। ऐसा भी किया जा सकता है? सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? जोधराज अग्रवाल ने अविश्वास से पूछा। तुमने कहा कि इस गो सेट को बेचने से दुकान के व्यवसाय पर असर पड़ेगा। ठीक है, अब मैं पूरी दुकान खरीद रहा हूँ। अब ये चिंता तुम्हारी नहीं रहेगी। अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में जवाब दिया। जो चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है वह कोई समस्या नहीं होती। 500 करोड़ में पूरा स्टॉक। गल्प। जोधराज अग्रवाल का गला सूख गया। अगर वह दुकान बेच देता तो 100 करोड़ का सीधा फायदा होता। पूरी दुकान में रखे एंटीक सामान, प्रॉपर्टी और बाकी सब कुछ मिलाकर इसकी कुल कीमत 300 करोड़ होगी। मैं तुम्हें 500 करोड़ देकर इसे खरीद लूंगा। 500 करोड़? अग्रवाल एंटीक शॉप में मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। वाह, यह आदमी तो असली रईस है। 500 करोड़ का ऑफर ठुकराना मुश्किल होगा। इतना आसान पैसा कोई नहीं छोड़ता। ये सुनकर जोधराज अग्रवाल का मन डगमगाने लगा। फिर उसने जल्दी से अर्जुन कपूर से हाथ मिलाया। बधाई हो, अब से आप अग्रवाल एंटीक शॉप के नए मालिक हैं। सौदे की पुष्टि और 100x रिबेट कार्ड। अर्जुन कपूर ने 500 करोड़ ट्रांसफर कर दिए और अग्रवाल एंटीक शॉप का मालिक बन गया। लेकिन उसने अचानक याद किया कि उसके पास 100x रिबेट कार्ड था, जो उसने पहले स्तर की प्रणाली में हासिल किया था लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये कार्ड 500 करोड़ तक की लिमिट के साथ आता है। ये सही मौका है इसे इस्तेमाल करने का। डिंग। 100x रिबेट कार्ड का उपयोग करें। हाँ, 100x रिबेट कार्ड सक्रिय हो गया। फिर अर्जुन कपूर ने 5 करोड़ का ट्रांसफर अपनी विला की संपत्ति कर फीस के लिए कर दिया और 100x रिबेट कार्ड सफलतापूर्वक सक्रिय हुआ। बधाई हो, आपको 100 गुना रिबेट मिला। 500 करोड़ की वापसी। ये तो जैकपॉट लग गया। इसका मतलब अर्जुन कपूर ने सिर्फ 5 करोड़ खर्च करके 500 करोड़ की अग्रवाल एंटीक शॉप खरीद ली और उसने अपना मिशन भी पूरा कर लिया। डिंग। मिशन पूरा। अपनी होने वाली सास के लिए उपहार तैयार करो। इनाम। भारत का शीर्ष स्तर का कैलीग्राफी कौशल प्राप्त हुआ। इनाम 139 अनुभव अंक। अब अर्जुन कपूर का कैलीग्राफी कौशल भारत में सबसे बेहतरीन बन चुका था। रहस्यमयी प्रतिद्वंद्वी का अनुरोध। अब गो सेट पूरी तरह अर्जुन कपूर का हो चुका था। लेकिन तभी, भाई, ये गो सेट मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कृपया इसे मुझे दे दीजिए, कीमत पर बात हो सकती है। चश्मे वाले व्यक्ति ने कहा। मुझे तुम्हें इसे देने की कोई वजह नहीं दिखती। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ये सुनते ही चश्मे वाले व्यक्ति ने हल्की सांस ली। फिर उसने अपना मास्क, चश्मा और टोपी उतार दी और अग्रवाल एंटीक शॉप के कई कर्मचारी चौंक गए। ये तो वही शख्स है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। अब अर्जुन कपूर भी चौंक गया। तो यह असल में कौन है? अध्याय 153। एक घमंडी सेलिब्रिटी का पतन। अग्रवाल एंटीक शॉप में मौजूद युवा स्टाफ अचानक उत्साह से चिल्लाने लगे। कुछ ही सेकंड में कई कर्मचारी दौड़ पड़े और हेमंत मेहरा के साथ सेल्फी लेने और ऑटोग्राफ मांगने लगे। हेमंत मेहरा कौन? अर्जुन कपूर ने हल्के से सिर हिलाया। मुंबई में मेहरा परिवार का कोई दबदबा नहीं था, तो ये शख्स कौन था? बॉस, हेमंत मेहरा इस समय का सबसे लोकप्रिय टॉप मेल सेलिब्रिटी है। वह रैप और डांस में माहिर है और उसके अनगिनत पागल प्रशंसक हैं। स्टोर मैनेजर ने जल्दी से अर्जुन कपूर को जानकारी दी। अच्छा, तो इसलिए यह आदमी खुद को इतनी सख्ती से छुपा रहा था। मास्क, चश्मा, टोपी। अब सब समझ में आया। हेमंत मेहरा का अहंकार। अब तो तुम जान ही गए कि मैं कौन हूँ। अब तुम्हें मेरी इज्जत रखनी चाहिए, है ना? हेमंत मेहरा ने बड़े घमंड से कहा। उसे पूरा यकीन था कि जब सामने वाला उसकी पहचान जान जाएगा तो उसे यह अनमोल गो सेट बेचने से इनकार करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन क्या तुम सच में रैप कर सकते हो? अर्जुन कपूर ने अचानक पूछा। रैप? नहीं, उतना अच्छा नहीं। हेमंत मेहरा ने झिझकते हुए जवाब दिया। तो फिर तुम्हें टॉप सेलिब्रिटी मानने का कोई मतलब नहीं। कम से कम तुम्हें भाईकुंठ के लेवल तक पहुंचना चाहिए। अर्जुन कपूर ने हल्के से सिर हिलाया। अब बाकी की बातें छोड़ो। चूंकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, इसलिए मुझे ये गो सेट बेच दो। हेमंत मेहरा ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा। सीधा इनकार। इस गो सेट को पैक कर दो। अर्जुन कपूर ने स्टाफ को आदेश दिया। हेमंत मेहरा मुस्कुरा उठा। देखा, मैंने कहा था ना, बस मेरी पहचान सामने आते ही लोग झुक जाते हैं। कितना दाम है? हेमंत मेहरा ने अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकालते हुए पूछा। दाम?
किस चीज़ का दाम? अर्जुन कपूर ने उल्टा सवाल किया। अरे, इस गो सेट का दाम। तुमने इसे पैक करने को कहा, तो जाहिर है कि तुम इसे मुझे बेच रहे हो। हेमंत मेहरा ने जवाब दिया। बेच रहा हूँ? तुम्हें क्यों बेचूं? अर्जुन कपूर ने हल्के से हंसते हुए कहा। मैंने इसे पैक करने को कहा क्योंकि मैं इसे खुद ले जा रहा हूँ, तुम्हें बेचने के लिए नहीं। क्या? हेमंत मेहरा का चेहरा एकदम लाल हो गया। वह ये सोचकर आया था कि वह अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करके ये कीमती गो सेट हासिल कर लेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा तमाचा पड़ गया। हेमंत मेहरा की चालाकी। फिर अचानक हेमंत मेहरा की नज़र अर्जुन कपूर की कलाई पर पड़ी। ये पटेक फिलिप की घड़ी है। हालांकि उसे घड़ी के मॉडल के बारे में पता नहीं था, लेकिन पटेक फिलिप का लोगो उसे साफ दिख रहा था। अब उसने अपनी चाल चली। ओह, तो तुम भी पटेक फिलिप के फैन हो? तब सुनो, मैं जल्द ही पटेक फिलिप का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला हूँ। अगर तुम ये गो सेट मुझे बेच दोगे तो मैं पटेक फिलिप एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष के सामने तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। शायद तुम भी कोई लिमिटेड एडिशन घड़ी हासिल कर सको जो आम अमीर लोग नहीं खरीद सकते। अब हेमंत मेहरा ने घमंड में आकर अर्जुन कपूर को छोटा दिखाने की कोशिश की। सच में ब्रांड एम्बेसडर? क्या तुम सच में पटेक फिलिप के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हो? अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में पूछा। बिल्कुल, ये डील पक्की हो चुकी है। हेमंत मेहरा ने गर्व से सिर हिलाया। हद है, ये लग्जरी कंपनियां आखिर क्या सोच रही हैं? अर्जुन कपूर को झटका लगा। इन लोगों ने एक भ्रमित और अहंकारी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सोची। ये तो रोल्स रॉयस जैसी गलती दोहराने जैसा है। इससे पटेक फिलिप की ब्रांड वैल्यू घटेगी, बढ़ेगी नहीं। नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। एक फ़ोन कॉल और फैसला। अभी से तुम पटेक फिलिप के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे। अर्जुन कपूर ने सीधा ऐलान कर दिया। क्या कहा? हेमंत मेहरा हंस पड़ा। तुम एक छोटे शहर के अमीर आदमी हो और मुझे ब्रांड एम्बेसडर से हटाने की बात कर रहे हो? हा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है? चलो देख लेते हैं। अर्जुन कपूर ने सीधा फ़ोन उठाया। कुछ सेकंड बाद, हेमंत मेहरा को ब्रांड एम्बेसडर से हटा दो कहकर अर्जुन कपूर ने फ़ोन काट दिया। आत्मविश्वास का पतन। हा, ये लड़का तो पूरी तरह पागल है। हेमंत मेहरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। क्या सच में तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक कॉल में मुझे हटा दिया जाएगा? तभी ट्रिंग ट्रिंग, हेमंत मेहरा का फ़ोन अचानक बज उठा। उसने फ़ोन देखा और निदेशक ललित वर्मा, पटेक फिलिप के भारत शाखा के प्रमुख, जिन्होंने उससे ब्रांड एम्बेसडर की बात की थी। यह क्या? ये संयोग कैसे हो सकता है? अचानक हेमंत मेहरा के दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। लेकिन उसने गहरी सांस ली और धीरे से फ़ोन उठाया। नमस्ते निदेशक वर्मा, मैं हेमंत मेहरा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, निदेशक वर्मा की आवाज़ सुनकर हेमंत मेहरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अध्याय 154, अहंकार का पतन। हेमंत मेहरा, अब से तुम पटेक फिलिप के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे। निदेशक ललित वर्मा की यह आवाज़ बिजली की तरह हेमंत मेहरा के कानों में गिरी। हेमंत मेहरा तुरंत स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली हो। शॉकिंग कॉल। निदेशक वर्मा, ये क्यों? हेमंत मेहरा ने घबराकर पूछा। लेकिन फ़ोन पहले ही काट दिया गया। ट्रिंग ट्रिंग, हेमंत मेहरा ने फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आप इस नंबर से ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखें अर्जुन कपूर की ओर मुड़ीं। अब उसे कोई शक नहीं था, यह आदमी मजाक नहीं कर रहा था। असली पहचान का खुलासा। तुम कौन हो? हेमंत मेहरा ने कांपती आवाज़ में पूछा। उसका पूरा आत्मविश्वास चूर चूर हो चुका था। एक छोटे शहर के बिजनेसमैन को वह अपने जूते के नीचे समझता था, लेकिन अब वह डर के मारे ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं पटेक फिलिप का नया अध्यक्ष हूँ, अर्जुन कपूर ने धीमे लेकिन सधे हुए स्वर में कहा। फिनिशर मूव, न नया अध्यक्ष। अब हेमंत मेहरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या यह आदमी सच में पटेक फिलिप का नया बॉस है? उसका शरीर कांपने लगा और वह सीधे ज़मीन पर बैठ गया। भविष्य की सास का उपहार। शाम के 3-4 बजे अर्जुन कपूर सीधे रिया पटेल के विला की ओर निकला। आधा घंटे बाद वह एक विशाल ब्रोकेट बॉक्स लेकर रिया के घर पहुंचा। वहां रिया, रीना और उनकी मां बैठी हुई थीं। आंटी, कल सब कुछ जल्दी में हुआ। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं। अर्जुन कपूर ने ब्रोकेट बॉक्स उनकी ओर बढ़ाया। सबसे बेशकीमती गिफ्ट। अर्जुन, तुम बहुत औपचारिक हो रहे हो, रिया की मां ने विनम्रता से कहा। चलो देखते हैं भाई जी ने क्या लाया है। रीना पटेल ने उत्सुकता से बॉक्स खोला और एक बेहद अनमोल और दुर्लभ गो सेट दिखाई दिया। अरे ये! रिया की मां पहली बार इतने आश्चर्य में दिखीं। रॉयल गो सेट। अर्जुन, यह क्या है? आंटी, ये कहा जाता है कि यह गो सेट पुराने राजमहल से आया है, अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा। रिया की मां ने झट से उसे उठाया और जैसे
ही उन्होंने उसे करीब से देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। ये तो काफ़ी दुर्लभ चीज़ है। रीना पटेल भी इसे देखकर दंग रह गई। कीमत कितनी? भाई जी, ये गो सेट कितने में खरीदा? रीना पटेल ने पूछा। कुछ करोड़, ज़्यादा महंगा नहीं। अर्जुन कपूर ने सामान्य अंदाज में जवाब दिया। अरे, ये तो सस्ती चीज़ है। रिया की मां ने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन, मैं इसे रख रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगी। रिया की मां ने एक ब्लैक कार्ड निकालते हुए कहा। आंटी, यह एक छोटा सा उपहार है, मैं पैसे नहीं ले सकता। अर्जुन कपूर ने मना कर दिया। अब से अर्जुन नहीं, बेटा। धन्यवाद अर्जुन। पहली बार रिया की मां का लहजा बदला। अब वह उसे सिर्फ एक औपचारिक अतिथि की तरह नहीं देख रही थी। उनकी आंखों में स्नेह और स्वीकृति थी। शतरंज का खेल, क्या तुम गो खेलना जानते हो? रिया की मां ने पूछा। थोड़ा बहुत, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, एक गेम खेलते हैं। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। रिया की मां बेहद कुशल खिलाड़ी थी, लेकिन पहली बाजी में अर्जुन कपूर ने उन्हें हरा दिया। अब रिया की मां के चेहरे पर एक नई प्रशंसा थी। बहुत अच्छा खेलते हो। दूसरी बाजी में अर्जुन कपूर ने जानबूझकर बराबरी का खेल खेला। तुमने मुझे जीतने दिया। नहीं आंटी, आप वाकई बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अर्जुन कपूर ने विनम्रता से जवाब दिया। अर्जुन, तुम बहुत समझदार और होशियार हो। अब से रिया की मां उसे बेटा मानने लगी। शाम का खाना और आखिरी कदम। शाम को अर्जुन कपूर ने खुद खाना बनाया। रिया की मां ने उसे बड़े चाव से खाया और तारीफ की। अब तक उनका स्नेह अर्जुन कपूर के लिए और भी बढ़ गया था। रिया की खुशी। रिया पटेल ने पूरी शाम ये सब देखा और बेहद खुश हुई। अब उनकी मां पूरी तरह अर्जुन को पसंद करने लगी थी। रात में जब अर्जुन कपूर घर के लिए निकला तो रिया भी उसके साथ बाहर तक आए। एक अनोखा इनाम। अर्जुन, थैंक यू, रिया पटेल ने भावुक होकर कहा। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। अर्जुन कपूर ने हल्के से मुस्कुराया। और तभी रिया पटेल अचानक आगे बढ़ी और अर्जुन कपूर को चूम लिया। अर्जुन कपूर स्तब्ध। तुमने? अर्जुन कपूर कुछ कह पाता इससे पहले रिया शर्माकर पीछे हट गई। गुड नाइट कहते ही रिया विला की ओर भाग गई। अर्जुन कपूर वहीं खड़ा रहा और धीरे से अपनी उंगलियों से होंठ छुए। तो अब सब कुछ पक्का हो गया। अध्याय 155, अंतिम वार की तैयारी। अर्जुन कपूर फिर से घाटे में। अर्जुन कपूर अभी समझ भी नहीं पाया था कि क्या हुआ, तभी रिया पटेल ने अचानक उसके गाल पर हल्की सी किस कर दी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कपूर स्तब्ध रह गया। मैं फिर से नुकसान में हूँ। ये सहन नहीं किया जा सकता था। अब इस घाटे की भरपाई करनी पड़ेगी। वह तुरंत रिया पटेल की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक उसकी नज़र विला की खिड़की पर गई। रिया की मां सब देख सकती थी। ओह नहीं, अर्जुन कपूर को याद आया कि रिया की मां ठीक उसी खिड़की के पास बैठी थी। अगर रिया की मां ने देख लिया कि वह रिया को वापस किस कर रहा है, तो जो विश्वास उसने बड़ी मेहनत से जीता था वह पल में मिट सकता था। अभी नहीं, लेकिन अगली बार जरूर। जब रिया की मां यहाँ नहीं होंगी, तब देखता हूँ। चलता हूँ, फिर मिलते हैं। रिया पटेल ने एक शरारती मुस्कान दी और विला में वापस चली गई। सिस्टम इनाम, नया व्यापारिक हमला। अगली सुबह डिंग, 33वें दिन का इनाम, सागर मित्र ओशन ग्रुप के 8% शेयर। आखिरकार अर्जुन कपूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसके पास सागर मित्र ओशन ग्रुप में इतनी हिस्सेदारी थी कि वह कपूर ओशन शिपिंग कंपनी को सीधा बर्बाद कर सकता था। अगर मैं कपूर ओशन शिपिंग कंपनी को डुबो दूं तो कपूर परिवार की संपत्ति आधी रह जाएगी। अब कपूर परिवार का अंत निकट था। सागर मित्र ओशन ग्रुप के अध्यक्ष को कॉल। अर्जुन कपूर ने तुरंत श्री लोकेश गुप्ता, सागर मित्र ओशन ग्रुप के अध्यक्ष को कॉल किया। श्री गुप्ता, मैं अब आपकी कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। मुबारक हो अर्जुन जी। अब मैं चाहता हूं कि सागर मित्र ओशन ग्रुप कपूर ओशन शिपिंग कंपनी के खिलाफ कदम उठाए। श्रीवर्धन ग्रुप की धमकी। दोपहर में विनय चौधरी के पास एक पतला आदमी पहुंचा। मैं गौरव गुप्ता का प्रतिनिधि हूं। तुम्हारे बॉस ने हमारे आदमी लोकेश धनराज को बर्बाद कर दिया। अब हमारे अध्यक्ष चाहते हैं कि तुम्हारा बॉस गौरव गुप्ता के अधीन काम करे। अगर नहीं माना तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अगर तुम्हारा बॉस हमारे अध्यक्ष के भाई की तरह रहेगा तो हम उसे लोकेश धनराज का इलाका सौंप देंगे। अगर उसने इनकार किया तो उसे इसका गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। विनय चौधरी ने तुरंत अर्जुन कपूर को कॉल किया। सिस्टम इनाम, 5 भाषाओं में निपुणता। डिंग, मिशन, श्रीवर्धन ग्रुप की धमकी को अस्वीकार करो। इनाम, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी और स्पेनिश में महारत। वाह, ये तो शानदार है। अब अर्जुन कपूर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिना अनुवादक के भी काम कर सकता था। अर्जुन कपूर का जवाब, किसी और को ढूंढ लो। विनय चौधरी ने मोबाइल दूत को दिया। अब हमारा बॉस खुद तुमसे बात करेगा। पतले आदमी को लगा कि अर्जुन कपूर डर गया और अब झुकने को तैयार है। लेकिन मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना।
तुम्हारे बॉस को बता देना, अगर वो मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। पतले आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। अध्याय 156, अर्जुन कपूर के खिलाफ युद्ध की तैयारी। अपने बॉस से कहो यहाँ से दफा हो जाए, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम? पतले आदमी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। तुम्हें होश भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? गौरव गुप्ता, जो पूरे श्रीवर्धन ग्रुप का अध्यक्ष है, उसके सामने इस तरह बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। अर्जुन कपूर का जवाब, मुझे अपने से ऊपर किसी का हुक्म नहीं सुनना। तुम्हारा बॉस कौन समझता है खुद को, जो मुझे अपना छोटा भाई बनाने चला है? अगर उसे मुझसे कोई दिक्कत है तो खुद मुझसे आकर मिले। धमकी देकर भागा श्रीवर्धन ग्रुप का दूत। बहुत अच्छा, तुमने जो कहा याद रखना। पतला आदमी गुस्से से फोन पटकता है और अपने आदमियों के साथ बाहर चला जाता है। बाहर जाकर उसने तुरंत कॉल मिलाई। गौरव गुप्ता का गुस्सा, क्या कहा? वह लड़का चाहता है कि मैं खुद उससे मिलने आऊं। गौरव गुप्ता का गुस्सा आसमान छूने लगा। ठीक है, मैं खुद मुंबई आकर देखता हूं कि यह लड़का आखिर इतना हिम्मती कैसे बना। कपूर ओशन शिपिंग कंपनी का अंत। दोपहर में सागर मित्र ओशन ग्रुप के अध्यक्ष श्री लोकेश गुप्ता ने अर्जुन कपूर को कॉल किया। अर्जुन जी, बैठक पूरी हो गई है। अब हमारे पास पूरा बोर्ड का समर्थन है। हम कल सुबह से ही कपूर ओशन शिपिंग कंपनी को नष्ट करने के लिए कार्रवाई शुरू कर देंगे। अगले 2 दिनों के अंदर वह कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो जाएगी। शानदार, अब कपूर परिवार का कुल आधा संपत्ति का सफाया हो जाएगा। अर्जुन कपूर का नया हुनर। शाम को अर्जुन कपूर ने अपने नए खरीदे गए ब्रश, स्याही और कागज के साथ कैलीग्राफी की प्रैक्टिस शुरू की। अब वह भारत के सर्वश्रेष्ठ कैलीग्राफी विशेषज्ञों में से एक था। रिया की मां का अचानक दौरा। तभी डोरबेल बजी। अर्जुन कपूर ने दरवाजा खोला और रिया की मां को सामने खड़ा पाया। अरे आंटी, अंदर आइए। मैं अकेली थी, सोचा तुमसे थोड़ी गपशप कर लूं। रिया की मां को अर्जुन की कला का एहसास। अरे, ये स्याही की खुशबू। अर्जुन, तुम कैलीग्राफी करते हो? थोड़ी बहुत, अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया। क्या मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल आंटी, रिया की मां की हैरानी। जैसे ही रिया की मां ने अर्जुन कपूर के लिखे अक्षर देखे, वह स्तब्ध रह गईं। ये तो एक अनुभवी मास्टर की कला है। तुम तो कमाल के हो अर्जुन। अब रिया की मां पूरी तरह अर्जुन को पसंद करने लगी थीं। शतरंज का खेल और रिश्ता मजबूत। इसके बाद अर्जुन और रिया की मां ने एक शतरंज का खेल खेला। इस बार अर्जुन ने जानबूझकर ड्रॉ कर दिया। तुमने मुझे जानबूझकर बराबरी पर रोका है ना? अरे नहीं आंटी, रिया की मां हंस पड़ी। अब वह अर्जुन को पूरी तरह अपना दामाद मान चुकी थी। नया खतरा दस्तक देता है। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर तेज और जोरदार दस्तक हुई। अब ये कौन हो सकता है? अध्याय 157, जब दुश्मन घुटनों पर आ गया। कौन आया है? अर्जुन कपूर ने उत्सुकता से दरवाजा खोला। सामने एक प्रभावशाली, कठोर चेहरे वाला आदमी खड़ा था, जिसके पीछे 4 काले कपड़ों में बॉडीगार्ड थे। उसके ठीक बगल में वही पतला आदमी खड़ा था, जो सुबह धमकी देकर गया था। तुम वही हो जो विनय चौधरी के पीछे का असली बॉस है? पतले आदमी ने घमंडी लहजे में पूछा। तो तुम फिर लौट आए? अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पहचान लो, ये है हमारे अध्यक्ष श्रीवर्धन ग्रुप के चेयरमैन गौरव गुप्ता। पतले आदमी ने घमंड से परिचय कराया। गौरव गुप्ता की धौंस। गौरव गुप्ता ने अर्जुन कपूर को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे पास 3 सिर और 6 हाथ तो नहीं है, फिर भी तुमने मुझे ठुकराने की हिम्मत की। तुम्हारे पास भी 3 सिर और 6 हाथ नहीं है, फिर भी तुम मेरे दरवाजे पर धमकी देने आ गए। अर्जुन कपूर ने सीधे पलटवार किया। हाँ, गौरव गुप्ता गुस्से से हंस पड़ा। अंतिम चेतावनी, लड़के, मुझसे दुश्मनी मत लो। मुझे 10 अरब का मुआवजा दो। लोकेश धनराज की ज़मीन मुझे वापस दो और मुंबई से निकल जाओ। तब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अर्जुन कपूर की ठोस प्रतिक्रिया। तू यहाँ से भाग जा, वरना पछताएगा। गौरव गुप्ता की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तुम शायद भूल रहे हो कि श्रीवर्धन ग्रुप पश्चिम बंगाल का सबसे ताकतवर व्यापारिक समूह है। मैं सिर्फ उंगली उठाकर तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। रिया की मां का आगमन। तभी रिया पटेल की मां बाहर आईं। अर्जुन, सब ठीक है? गौरव गुप्ता ने उसे देखा और सोचा कि वह अर्जुन की मां है। तुम्हारे बेटे ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। अब उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। रिया की मां की शालीन प्रतिक्रिया। गलत लोगों से पंगा? किससे? श्रीवर्धन ग्रुप से। गौरव गुप्ता गर्व से बोला। ओह, तो तुम गोपाल गुप्ता के बेटे हो? रिया की मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गौरव गुप्ता का डर। तुम मेरे पिता को जानती हो? अब पहली बार गौरव गुप्ता के माथे पर पसीना आया। हाँ, पिछले साल हैदराबाद वित्तीय शिखर सम्मेलन में मैं और मेरे पति शेखर पटेल उनसे मिले थे। तुम्हारे पिता ने मेरे पति के आगे चाटुकारिता की थी, और अब उनका बेटा मेरे दामाद को धमकी देने आया है। तुम शेखर पटेल की पत्नी हो? गौरव गुप्ता के चेहरे का रंग उड़ गया।
शेखर पटेल हैदराबाद के सबसे शक्तिशाली उद्योगपतियों में से एक थे। उनकी ताकत के सामने श्रीवर्धन ग्रुप कुछ भी नहीं था। गौरव गुप्ता का घुटने टेकना। गुर्र। अगले ही पल गौरव गुप्ता घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ़ कर दो सर, मुझे नहीं पता था कि आप शेखर पटेल के परिवार से हैं। अगर पता होता तो मैं कभी आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। ईशा की मां ने दिया आखिरी सबक। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे श्रीवर्धन ग्रुप को मिटा सकती हूं। अब उठो और भाग जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। गौरव गुप्ता और उसके लोग तुरंत वहां से भाग निकले। अर्जुन कपूर। अब सब साफ हो गया। अब अर्जुन कपूर पूरी तरह से कपूर परिवार के खिलाफ आखिरी वार करने के लिए तैयार था। अध्याय 158, जब दुश्मन खुद घुटनों पर आ गए। गौरव गुप्ता का पछतावा। इस समय गौरव गुप्ता सच में अपने फैसले पर पछता रहा था। अगर मुझे पहले पता होता कि अर्जुन कपूर शेखर पटेल का भविष्य का दामाद है तो मैं मुंबई में कदम भी नहीं रखता। गौरव गुप्ता और उसके गुंडे घुटनों पर। गौरव गुप्ता पहले जिस अकड़ के साथ आया था वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसके साथ आए सारे गुंडे भी घुटनों पर गिर गए और अर्जुन कपूर के सामने माफी मांगने लगे। ईशा की मां की ताकत। अभी कुछ देर पहले तो तुम बोल रहे थे कि मेरे दामाद ने गलत लोगों से पंगा ले लिया। अब क्या हुआ? ईशा पटेल की मां ने गौरव गुप्ता की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा। गौरव गुप्ता की माफी। गौरव गुप्ता कांपते हुए बोल पड़ा, मैडम, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि अर्जुन कपूर आपका दामाद है। मैं अज्ञानी था, घमंडी था, एक कुएं के मेढक की तरह सोच रहा था। तुम्हारे पिता को बुलाओ। तुम्हारी हैसियत नहीं है इस मामले को निपटाने की। मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे श्रीवर्धन ग्रुप को खत्म कर सकती हूं और इसके लिए मुझे अपने पति की मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रिया की मां ने गौरव गुप्ता को धमकाते हुए कहा। गौरव गुप्ता पूरी तरह टूट चुका था। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी अपने पिता गोपाल गुप्ता को यहाँ बुलवाता हूँ, वो आपसे खुद माफी मांगेंगे। फिर रिया की मां ने हाथ हिलाया, मानो कह रही हो दफा हो जाओ। गौरव गुप्ता और उसके गुंडे मुंबई से भाग खड़े हुए। अर्जुन कपूर का एहसास। अर्जुन कपूर ने सोचा रिया की मां कितनी ताकतवर हैं। उसके सारे प्रयास सफल हो चुके थे। अब वह परिवार के किसी सदस्य की तरह महसूस करने लगा था। सिस्टम का इनाम। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। सिस्टम मिशन पूरा हुआ। श्रीवर्धन ग्रुप की धमकी को खत्म किया। इनाम 5 भाषाओं में महारत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि। इनाम 146 अनुभव अंक। अब अर्जुन कपूर विदेशी भाषाओं का मास्टर बन चुका था। अब पाटेक फिलिप और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस को मैनेज करना और आसान होगा। अगली सुबह कपूर्स की बर्बादी शुरू। अर्जुन कपूर जैसे ही जागा उसे फोन आया। फोन कॉल जिंगमिंग ओशन ग्रुप के अध्यक्ष। अर्जुन सर, हमने कपूर ओशन शिपिंग कंपनी पर हमला शुरू कर दिया है। बस कुछ ही समय में वो दिवालिया हो जाएगी। अब अर्जुन खुशी से नाश्ता करने बैठा। कपूर परिवार की बौखलाहट। मुंबई में करण मल्होत्रा कपूर परिवार के मुखिया और आदित्य मल्होत्रा उनका बेटा दोनों गुस्से से उबल रहे थे। हम अर्जुन कपूर से हार नहीं सकते। आदित्य मल्होत्रा अभी भी बदला लेने पर तुला हुआ था। करण मल्होत्रा की आखिरी चाल। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैंने एक बाहरी ताकतवर आदमी से मुलाकात की है। वो बहुत लालची और पैसे का भूखा है। अगर हम उसे 3 अरब रुपये दें तो वो अर्जुन कपूर को खत्म कर देगा। डील पक्की करने के लिए दिन। फोन करण मल्होत्रा ने उस आदमी को फोन किया। अगर तुम मेरे दुश्मन को खत्म कर दो तो मैं तुम्हें 3 अरब दूंगा। उस आदमी ने फौरन हाँ कर दी। ठीक है, दोपहर में बिरयानी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। करण मल्होत्रा खुश हो गया। अब अर्जुन कपूर का अंत निकट है। अर्जुन कपूर को नया इनाम। फोन सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी। संबंध तोड़ने के 34वें दिन का इनाम 1000 एक्स रिबेट कार्ड 4.5 अरब रुपए तक। अगर अर्जुन 4 रुपये और 50 पैसे मिलियन खर्च करता है तो उसे 4.5 अरब रुपए वापस मिलेंगे। अब अर्जुन कपूर को लगभग मुफ्त में 4.5 अरब मिलने वाले थे। अब ये कार्ड सही जगह इस्तेमाल करना होगा। अगला अध्याय अर्जुन कपूर की चाल, कपूर परिवार के खिलाफ आखिरी वार। अध्याय 159 कपूर परिवार की आखिरी चाल उल्टी पड़ गई। जितना खर्चा उतनी कमाई। अर्जुन कपूर ने सोचा, अभी मेरे पास तरल संपत्ति लिक्विडिटी का भंडार होना बेहद ज़रूरी है। याद कीजिए, जब उसने यम ग्रुप ब्रांड्स को खरीदा था तो नकदी की कमी की वजह से उसे काफ़ी दिक्कतें हुई थीं। लेकिन अब 1000 एक्स रिबेट कार्ड और पिछले रिबेट कार्ड को मिलाकर उसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति होगी। अब पूरे कोलकाता प्रांत में शायद ही कोई मेरी नकदी से मुकाबला कर पाए। करण मल्होत्रा की आखिरी उम्मीद। बिरयानी रेस्टोरेंट, मुंबई। करण मल्होत्रा और आदित्य मल्होत्रा बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहे थे। इस बार यह उनका आखिरी दांव था। अगर यह बड़ा खिलाड़ी हमारी मदद कर दे तो अर्जुन कपूर का अंत है। कुछ देर बाद एक दुबला पतला आदमी अंदर आया। श्रीमान सोहम शर्मा, आपका स्वागत है।
जैसे ही वह आदमी अंदर आया, करण मल्होत्रा और आदित्य मल्होत्रा फौरन खड़े हो गए। श्रीमान सोहम, आपको पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। करण मल्होत्रा ने चापलूसी शुरू कर दी। सोहम शर्मा ने बस हल्की सी मुस्कान दी और बैठ गए। 3 अरब की डील। करण मल्होत्रा ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, श्रीमान सोहम, एक आदमी है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे आपकी मदद चाहिए, उसे सबक सिखाने के लिए। सोहम शर्मा ने शांत स्वर में पूछा, क्या वह बहुत ताकतवर है? करण मल्होत्रा ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, वह बस एक आम रईस है। मुंबई में थोड़ा प्रभावशाली होगा, लेकिन आपके सामने वह कुछ भी नहीं। बस आपको एक झटका देना है और वह ज़मीन चाटने लगेगा। अगर आप ये कर दें तो मैं आपको 3 अरब रुपए, 300 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन कपूर का नाम लिया गया, सोहम शर्मा की आंखें चमक उठीं। जब करण मल्होत्रा ने अर्जुन कपूर का नाम लिया तो सोहम शर्मा ने तुरंत अपना चेहरा छिपाया। कहीं ये वही अर्जुन कपूर तो नहीं? उन्होंने एक और सवाल किया, तुम्हारा दुश्मन कितना बड़ा है? 19-20 साल का लड़का है, बहुत छोटा। करण मल्होत्रा ने बिल्कुल लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन ये सुनकर सोहम शर्मा का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। हाँ, ये वही अर्जुन कपूर है। उन्हें कुछ दिन पहले अर्जुन कपूर का बिजनेस कार्ड मिला था, जिससे उन्हें पता चला था कि वह पाटेक फिलिप कंपनी का शेयरधारक है। अब क्या करें? सोहम शर्मा सीधा जवाब देकर अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बहाने से कहा, जरा बाथरूम जाकर आता हूँ। वह बाहर निकले और अर्जुन कपूर को कॉल किया। फोन, अर्जुन सर, आपको एक बहुत दिलचस्प बात बतानी है। सोहम शर्मा ने पूरी कहानी अर्जुन कपूर को बताई। करण मल्होत्रा चाहता है कि मैं आपको खत्म कर दूं। अर्जुन कपूर हंस पड़ा, ओह, ये बंदा बहुत मजे का है। 3 अरब में मेरी सुपारी। अर्जुन सर, हमें इसे उल्टा घुमाना चाहिए। सोहम शर्मा ने एक आइडिया दिया। अगर करण मल्होत्रा 3 अरब रुपए देने को तैयार है तो हम उसे 5 अरब रुपए मांगने को कहें। फिर हम पैसे उससे लेकर उसे खुद ही ठग लें। अर्जुन कपूर ने तुरंत हामी भर दी। हाँ, ये मज़ेदार रहेगा, लेकिन ये काम बढ़िया तरीके से करना होगा। हम उसे 7 अरब रुपए तक ठग सकते हैं। सोहम शर्मा मुस्कुरा उठा, चलिए फिर मिलते हैं। करण मल्होत्रा की बर्बादी के दिन। अगला अध्याय, अर्जुन कपूर की धोखेबाजी, कपूर परिवार की आखिरी हार। अध्याय 160। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा था। शेखर शर्मा से बातचीत के बाद सोहम शर्मा वापस प्राइवेट रूम में गया। जैसे ही वह बैठा, करण मल्होत्रा ने फिर से पूछा, शेखर जी, क्या विचार है? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन सोहम शर्मा ने एक गंभीर और उलझन भरा भाव बनाया। लेकिन क्या हुआ, शेखर जी? करण मल्होत्रा थोड़े चिंतित हो गए। आपके बताए अनुसार अर्जुन कपूर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपने जो रकम तय की है वह काफ़ी नहीं होगी। सोहम शर्मा ने उत्तर दिया, पर शेखर जी, 3 बिलियन कोई छोटी रकम तो नहीं है। करण मल्होत्रा ने आश्चर्य से कहा, 3 बिलियन किसी और के लिए काफ़ी हो सकता है, लेकिन अर्जुन कपूर के लिए नहीं। ऐसा करते हैं, आप पहले 3 बिलियन दे दें, मैं उस पर पहला वार करूंगा। आप नतीजे देख सकते हैं। अगर आप संतुष्ट होते हैं तो हम आगे की रकम पर चर्चा कर सकते हैं। सोहम शर्मा ने चालाकी से कहा। उन्होंने समझ लिया था कि करण मल्होत्रा को आसानी से झांसे में नहीं लिया जा सकता। उसे धीरे धीरे फंसाना होगा। जैसे ही रकम उनके हाथ में आ जाएगी, तब तक करण मल्होत्रा कुछ भी कर नहीं सकता था। ठीक है, करण मल्होत्रा ने हामी भरी और तुरंत 3 बिलियन ट्रांसफ़र कर दिए। मैं 3 घंटे में आपको नतीजे दिखाऊंगा। रकम मिलते ही सोहम शर्मा वहां से चला गया। दूसरी ओर, गाड़ी में बैठते ही सोहम शर्मा ने अर्जुन कपूर को फ़ोन लगाया और उन्हें पूरी योजना बता दी। तुम्हें क्या करना होगा? अर्जुन कपूर ने पूछा। सर, बस एक छोटा सा वीडियो चाहिए। आपको उसमें उदास और परेशानी में दिखना होगा, जिससे लगे कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। ओह, बस इतना ही? अर्जुन कपूर हंस पड़े। कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वे चिंतित और परेशान नजर आ रहे थे। ये वीडियो देखते ही सोहम शर्मा खुश हो गया। सर, इस वीडियो से मैं कम 3 बिलियन और निकाल लूंगा। सोहम शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। इस बीच अर्जुन कपूर के पास त्यान्या हेडहंटिंग कंपनी से एक और अच्छी खबर आई। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कपूर परिवार की कंपनियों से 20 से अधिक तकनीकी और प्रबंधन प्रतिभाएं छीन ली हैं। अब कपूर परिवार के कई व्यवसायों पर भारी संकट मंडराने लगा था। बहुत बढ़िया काम। अर्जुन कपूर संतुष्ट थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन प्रतिभाशाली लोगों को उनकी कंपनियों में उनकी क्षमताओं के अनुसार तैनात किया जाए। शाम को अर्जुन कपूर, ईशा पटेल और उनकी मां के साथ घूमने निकले। वे कोलकाता के मशहूर पर्यटन स्थल बागीचा वाटिका गए, जो पूरे राज्य में मशहूर था। तभी एक आदमी पीछे से पुकारता है, स्वाति जी। एक युवा स्मार्ट बिजनेसमैन ने हैरानी से पुकारा। यह मयंक वर्मा था, यशराज ग्रुप के कोलकाता ब्रांच का प्रबंध निदेशक।
मयंक वर्मा ईशा पटेल के एक गुप्त प्रशंसक थे और उन्होंने कई बार उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही मयंक वर्मा ने अर्जुन कपूर को स्वाति पटेल के साथ देखा, उसका चेहरा बदल गया। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मयंक वर्मा चौंक गया। वह अर्जुन कपूर की तरफ घूरने लगा। ईशा जी, ये तो सरासर गलत है। मैंने सोचा था कि आप अभी तक अकेली हैं। आप इस व्यक्ति के साथ कैसे? ईशा पटेल ने ठंडे स्वर में कहा। मयंक जी, मैं किसके साथ हूँ, यह मेरे निजी जीवन का मामला है। मयंक वर्मा ने गहरी सांस ली और तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया। अगर मैं अर्जुन कपूर को नीचा दिखा दूं तो शायद ईशा पटेल को यकीन हो जाए कि मैं ही उनके लिए सही व्यक्ति हूं। मयंक वर्मा ने एक चाल चली। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? अर्जुन कपूर। ओह, बहुत बढ़िया। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की? मयंक वर्मा ने व्यंग्य किया। क्या आप किसी बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़े हैं? अब अर्जुन कपूर मुस्कुराए। उन्होंने मयंक वर्मा की ओर देखा और कहा, तुम जानना चाहते हो कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की? हाँ, हो सकता है हम एक ही कॉलेज के हों। मयंक वर्मा ने घमंड से कहा। ईशा पटेल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि मयंक वर्मा ने कितनी बड़ी गलती कर दी थी।